हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल इस टीवी देखे क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीटेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है आज सीटेट का जो 2016 फरवरी 2016 का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये फर्स्ट पेपर है, यानी कि क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए प्राइमरी लेवल का। तो हम इसमें सीडीपी को सॉल्व करेंगे। जब सीडीपी सॉल्व हो जाएगी फिर हम आने वाले अगले जो पार्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताना अंत में कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, हमारा यह प्रयास कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें, या नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या फोर्थ नंबर है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? 4। क्यों? क्योंकि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि चिंतन अवधारणाओं, संकल्पनाओं, निर्णयों, सिद्धांतों आदि में परावर्तित करने वाली वह संक्रिया है जो अनेक समस्याओं के समाधान से जुड़ी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, कौन सा सही होगा, कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। तो कौन सा सबसे उचित आंसर होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किससे? अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं और रुचि के अनुसार कार्य करने पर उन्हें कार्य में आनंद व सफलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में? परेशानी, समस्या, संसाधन और बाधा के रूप में। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुभाषी माहौल के कारण बच्चा अपनी बात को सहज तरीके से रखता है और दूसरों की भाषा व विचारों का सम्मान करना सीखता है। इस प्रकार बहुभाषिकता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुगम व विविध बनती है। तो इसको एक संसाधन के रूप में शिक्षक को देखना चाहिए। नेक्स्ट है, 5th नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए,
या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों के सीखने का स्तर बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए किसकी, शिक्षार्थियों की गलतियों और उनकी त्रुटियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके विचार से, मतलब यहाँ किसी मनोवैज्ञानिक का नाम होगा, तो किसके विचार से? ऑप्शन दिए स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। कौन सा सही हो जाएगा? तो पियाजे। कौन सा सही हो जाएगा? पियाजे। यानी कि पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और पियाजे का मानना है कि बच्चे द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता व परिमार्जित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्ता देना या महत्व देना। इसमें बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है जो उनके ज्ञानवर्धन में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। देखते हैं किस प्रकार से। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, या कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, या 4th नंबर दिया है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो कौन सा सही हो जाएगा कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर कर सकता है, जिससे बच्चों के लिए कार्य करना सरल व सुगम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ये क्या है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, या फिर दिया है यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अगला है कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, यह क्या है? यह एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऐसा उनके अनुभव और ज्ञान के मिश्रण से होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना, ऐसा कैसे होता है कि उनके अनुभव और ज्ञान के मिश्रण से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। क्या होता है? बेहतर होता है, क्योंकि समूह कार्य शिक्षार्थियों के सोचने समझने, विचारों के आदान प्रदान, निर्णय लेने हेतु प्रेरित करने का सशक्त व सक्रिय माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरों में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है और यह गति कभी तीव्र और कभी मंद भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है।
नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। देखते हैं कौन सा उचित है। ऑप्शन दिया है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन है कि विकास के लिए यह कथन उचित है। कौन सा, कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती और विकास एकल आयामी भी नहीं है, क्योंकि विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ भी नहीं होती और ये एकल आयामी भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो एक दूसरे में भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। किसके कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। फिर से सुनिए कि जो वंशानुक्रम होता है वो हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। अगला है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कौन सी कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौड़। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका, तो मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार ही बच्चे की वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार, नैतिक विकास व समाज के तौर तरीकों की शिक्षा देकर उसे एक योग्य व्यक्ति बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कैसा होगा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, या औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही है। तो ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से ऑप्शन पहला हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ये इसका सही हो जाएगा और ये मिलान जो है इसका सही होगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें 7 वर्ष से, यानी कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे की तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित होती है और उसके संज्ञानात्मक कार्य में लचीलापन अधिक होता है। इस उम्र में जो है, इस एज में जो है बच्चे में संज्ञानात्मक कार्य में लचीलापन अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही, कि कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या विपर्य चिंतन। तो एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी, कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। और यहाँ कार्य कारण का संबंध अनव्यतिरेक, यानी कि अनव्यतिरेक पर आधारित है, क्योंकि कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के किसके, मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो ये इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। कौन है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। या नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना,
या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा एक, यानी कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यह क्या है? यह आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया यानी कि सोचने व व्यवहार करने से सीखते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होती है। कैसे? उनके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, 20 नंबर है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं। कौन से? नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला है 1 नंबर है, पहला कौन सा चरण होगा? नैतिक चिंतन। दूसरा होगा रूढ़िगत चिंतन। तीसरा होगा अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर चिंतन। और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित चिंतन। पांचवा है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित चिंतन। और 6 नंबर पे है ये सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित चिंतन। तो इस प्रकार जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं, जो निम्न है। पहला है नैतिक चिंतन, दूसरा है रूढ़िगत चिंतन, तीसरा है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर चिंतन, और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित चिंतन, और पांचवा है हमारा सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित चिंतन, और लास्ट है हमारा सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित चिंतन। तो ये हमारे कोहलबर्ग ने 6 नैतिक विकास के चरण बताए हैं। अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, या एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या अगला है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिया जाने वाला कार्य या पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की ओर से अलग से ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की ओर अलग से ध्यान दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उचित आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है? ऑप्शन दिया है कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने व तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कौन सा? कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील काल है। कौन सा है? अति संवेदनशील काल है, और इस काल में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने व समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है इस काल में। तो ये अति संवेदनशील काल होता है। अगला है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है। क्वेश्चन है कि यह एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो,
और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है कैसी? ऑप्शन है जाति भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो कौन सा सही हो जाएगा कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है। 24 नंबर क्या कह रहा है कि आकलन जो है बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है? आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। और आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है और यह शिक्षार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, तीसरा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो कौन सा उचित होगा इसका? तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है कि यह एक दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित कर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन देखते हैं कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, या उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा उचित होगा? तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है उचित आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन देखते हैं, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार यानी 3 दिया बी और डी यानी वाज और सा 21 को 12 लिखना, या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यह व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है और इन बच्चों के सीखने की गति अत्यधिक धीमी तथा शैक्षिक प्रगति असंतोषजनक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन देखते हैं क्या है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए किसी काम की नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, किस रूप में? आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका उचित हो जाएगा, ताकि उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे और उसकी प्रगति सामान्य तरीके से ही हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या संवेगों से छीड़ संबंध रखता है,
या सीखने वालों के या वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो है, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान होता है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 2016 का जो सीटेट हुआ था फरवरी 2016 का, वो हमने कंप्लीट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।